हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट मेंस एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 32। ओवरऑल 32वां प्रैक्टिस सेट होगा। इस बुक के देखेंगे तो 7वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जूनियर असिस्टेंट का पेपर जो है 29 जून को लगा हुआ है। तो 29 जून को पेपर लगा हुआ है और उसी परिप्रेक्ष में आज 32वां प्रैक्टिस सेट है। और इसके पहले का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ से उसके प्लेलिस्ट सारे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए भी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हिंदी से शुरुआत करेंगे। दिया गया है, बताना है निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्यता औपचारिक पत्रों के संबंध में लागू नहीं होती, इनमें से ये बताना है। ठीक है, पहला दिया गया है पत्र संख्या अनिवार्य होना चाहिए, तो ये लागू होती है। औपचारिक पत्रों में पत्र संख्या अनिवार्य होता है। हस्ताक्षर एवं सील का न होना, ठीक है, तो ये जो है अनिवार्यता औपचारिक पत्रों के संबंध में लागू नहीं होती। अनौपचारिक पत्र में भाषा का प्रयोग सावधानी पूर्वक करते हैं और इसमें क्या है कि अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया था, तो यही आंसर हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। अगला प्रश्न, तार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तार के संबंध में, तार के संबंध में अगर देखा जाएगा तो तार की जो भाषा होती है वो कूट भाषा होती है। ठीक है, इसमें गोपनीय संदेश भेजे जाते हैं। तार की भाषा जो होती है सरल और स्पष्ट होती है, उन्हें कोई भी आसानी से समझ सकता है। ठीक है, विषय या समस्या की गंभीरता प्रदर्शित करने के लिए तारों को जो है, तारों पर क्या है, तात्कालिक शब्द लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो ए बी सी तीनों सही हैं, तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। उपरोक्त सभी जो चीज़ें दी गई तार के बारे में वो क्या है, वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आवेदन पत्र लिखते समय दिनांक लिखने का निम्न में से कौन सा प्रकार सही है। ठीक है, जब आवेदन पत्र आप लिखेंगे तब उसमें दिनांक जो लिखा जाएगा वो कौन सा प्रकार इसमें से सही होगा, किस प्रकार लिखा जाता है। तो जो दिनांक लिखा जाता है, डेट लिखा जाता है, वो ए पार्ट में जो दिया गया इस टाइप लिखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार लिखते हैं जो ए पार्ट में दिया गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी ए पार्ट नहीं, यहाँ पे माफ करिएगा, यहाँ पे जो दिनांक लिखने का जो समय जो है वो है सी पार्ट में। सी पार्ट जो दिया गया है इस प्रकार जो है दिनांक लिखा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सूरज को दीपक दिखाना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताना है, क्या हो जाएगा। तो इसका अर्थ होता है प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय। ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय, आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में से खाली स्थान पर मुहावरा भरना है। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा कि, क्या कहा, तो इसमें अब मुहावरा जो है हमें भरना है। तो इसमें मुहावरा कौन सा सही बैठेगा, तो वो है पहला पार्ट, इन तिलों में तेल नहीं। ठीक है, इन तिलों में तेल नहीं, ये इसमें जो है सही रूप से बैठेगा। इन तिलों में तेल नहीं, इसका अर्थ होता है कंजूसों से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, कंजूसों से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। वाक्य में रिक्त स्थान भरना है। गांव के लोग को कहते हैं, गांव के लोग को क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है ग्रामीण व्यक्ति। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ग्रामीण व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिल्ली खेल रही है, यह इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। तो क्रिया इस वाक्य में देखा जाए तो क्रिया अपूर्ण वर्तमान काल का बोध करा रही है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, इस वर्तमान अपूर्ण वर्तमान से ये पता चलता है कि क्रिया क्या हो रही है, वर्तमान काल में हो रही है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन, वर्ण का कौन सा उदाहरण इसमें है। ठीक है, वर्ण का उदाहरण कौन सा इसमें से, कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण इसमें से अगर देखा जाए तो हा है, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हा। जिन पंक्तियों या जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्द या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अर्थ में अंतर हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो जिस पंक्ति या पंक्तियों में समानार्थक शब्दों के वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु उनका अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पे लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे तेग बहादुर हाँ वही थे गुरु पदवी के पात्र, समर्थ तेग बहादुर हाँ वही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। तो यहाँ पे क्या है, लाटा अनुप्रास के अंतर्गत ये उदाहरण है। चलिए अगला बताना, ये जो पंक्ति दिया गया ये किस रचनाकार की है, किसने लिखा है। ठीक है,
मन पवन न संचरहि, रवि सस नहीं पवेश। ये किस कविता कहानी मतलब किसने रचना किया है? तो ये रचना किया गया है सरहपा के द्वारा। ठीक है, सरहपा की ये जो है पंक्ति है, इनकी सर्वप्रमुख रचना का नाम है दोहा कोश। क्या नाम है? दोहा कोश। तो ये रचना भी इनकी याद रखिएगा। छठवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो छठा विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था ये लंदन में हुआ था, ब्रिटेन के लंदन में। तो यहाँ पे आंसर क्या है? ए पार्ट हो जाएगा। ये कब हुआ था? तो 1999 में ये आयोजित हुआ था, 14 से 18 सितंबर के मध्य। ठीक है, 2023 में कहाँ पर हुआ है? तो नांदी में हुआ है। नांदी कहाँ पड़ता है? फिजी में। ठीक है, नांदी में, फिजी में 15 से 17 फरवरी 2023 के मध्य हुआ, जो कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन था। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? इनमें से तो देखिए 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की बात करेंगे, उर्दू आती है। ठीक है, नेपाली भी आती है, तमिल है, लेकिन छत्तीसगढ़ी उसमें सम्मिलित नहीं है। 22 भाषाएं शामिल की गई हैं जिसमें छत्तीसगढ़ी सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। हमें गलत वाला बताना था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन से साहित्यकार हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम था रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, सन 1966 में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार बंगला लेखक ताराशंकर बंदोपाध्याय को दिया गया था, किंतु हिंदी विषय के लिए दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था वो 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया। ठीक है, और हिंदी में पूछा गया है तो हिंदी वाला ये हो जाएंगे। अगर ऐसे ओवरऑल पूछा जाएगा तब दूसरा उपन्यास जो पाया गया, दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था ताराशंकर बंदोपाध्याय को। सर्वज्ञ का विलोम क्या होगा? सर्वज्ञ का विलोम होता है अल्पज्ञ, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द का विलोम बताना। अनाथ का विलोम क्या होता है? अनाथ का विलोम होता है सनाथ, जो कि दिया गया है ए पार्ट में। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अनेकार्थी नहीं है? ठीक है, अनेकार्थी शब्द की अगर हम बात करेंगे तो हत्या शब्द इसमें अनेकार्थी नहीं होता। ठीक है, और कनक जो दिया गया है इसके अनेकार्थी शब्दों में सोना कनक का एक अनेकार्थी अर्थ, कनक गेहूं, और धतूरा। अनंत के अनेकार्थी में बात करेंगे तो अंतहीन, नित्य, आकाश, विष्णु। और महावीर का अगर हम अनेकार्थी की बात करें तो बहुत बलवान, और महावीर का एक अर्थ हनुमान, और महावीर एक 24वें तीर्थंकर भी हैं। और हत्या का अनेकार्थी शब्द नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनका संबंध अध्यात्म से है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? तो जिनका संबंध अध्यात्म से होता है उसके लिए एक शब्द होता है आध्यात्मिक। क्या होता है? आध्यात्मिक होता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, आध्यात्मिक। हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भाव को क्या संज्ञा दी जाती है? तो उसको कहा जाता है स्थायी भाव। क्या कहा जाता है? स्थायी भाव कहते हैं। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है इनमें से? तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो अवधि और अवधि ये दोनों जो है समरूपी हैं, भिन्नार्थक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट है। इस अस्थिरीकरण का विलोम क्या होता है? अस्थिरीकरण का विलोम होता है निरस्थिरीकरण, जो कि दिया गया है ए पार्ट में, तो ए पार्ट इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, चंद्रमुखी शब्द में समास बताना है। चंद्रमुखी शब्द में समास की बात करेंगे तो यहाँ पे कर्मधारय समास है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, कर्मधारय समास। ठीक है, मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? मागधी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं की बात करेंगे तो उसमें बिहारी है, बंगाली आ जाता है उसमें। ठीक है, विकसित तो है ओडिशा है। ठीक है, ओडिशा बोली एवं असमिया बोली आ जाता है यहाँ पे। और बिहारी भाषा में बोली जो है वो मगही है। ठीक है, भोजपुरी है, मगही, भोजपुरी, मैथिली, ये सभी बिहारी बोलियां हैं। ठीक है, अंगिका और बज्जिका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो कोई भी चीज़ अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश से जो है विकसित हुई बोली नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ई पार्ट, इनमें से कोई नहीं। चलिए, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तेरे पास में, ये जो है संत किस कब की है ये बताना। तो ये जो पंक्ति है ये कबीरदास के द्वारा लिखा गया है, बोला गया है, तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये कबीरदास की रचनाओं में बीजक जो है नाम से संग्रहित किया गया है, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द जो प्रतिदिन है ये क्या है?
इसको पहचानना है। तो ये एक अपव्यय के रूप में इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पे बी पार्ट हो जाएगा अपव्यय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय जो होता है वो क्या होता है, मूल शब्द के बाद में लगता है। तो मिलाप शब्द में अगर देखा जाए तो आप प्रत्यय लगा हुआ है। आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। हिंदी प्रदीप किस प्रकार का समाचार पत्र था? तो हिंदी प्रदीप जो था ये मासिक समाचार पत्र था। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके संपादक कौन थे, बालकृष्ण भट्ट। कौन थे, बालकृष्ण भट्ट थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आविर्भाव का विलोम क्या है? आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। क्या होता है, तिरोभाव होता है। सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया? उचित विराम चिन्ह में से देखा जाएगा तो अगर MA BEd जो लिखा हुआ है, MA BEd यहाँ पे अगर देख सकते हैं सी पार्ट में सबसे अच्छा प्रयोग किया गया, इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो बिना स्वार्थ के लिए कार्य करने वाले के एक शब्द होता है निस्वार्थी। क्या होता है, निस्वार्थी। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। हिम किरीटिनी किसकी रचना है? हिम किरीटिनी जो है ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक निश्चित कूट भाषा में रेडार को इस तरीके लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सीनियर को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, अब सबसे पहले हम इन दोनों में से संबंध ज्ञात करेंगे कि किस प्रकार से ये इस्तेमाल करके ये शब्द लिए गए हैं, बनाए गए हैं। तो उसी प्रकार हम सीनियर में अप्लाई कर देंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, रेडार, READER ये लिखा हुआ है। इसको रीडर को हम क्या लिखें, VUUHGDHU। अब ये किस प्रकार बनता है? तो R से U अगर हम जाते हैं, R से अगर हम U जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम जाएंगे इस तरीके से। R से U जाएंगे तो यहाँ पे +3 होगा। फिर E से H जाते हैं, ठीक है, E से क्या है, H जाएंगे तब भी +3 करेंगे, क्योंकि E का 5, ये 8, ये 1, ठीक है, ये 4, ये 5, 18। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 21, 8, 7, 4 और 21। अब देख सकते हैं यहाँ पे मिलाएंगे। अब ए का अगर ए से +3 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4, तो 4 आ जाएगा। डी से +3 करेंगे तो 7 होगा, तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ई से अगर हम आते हैं एच तो +3 करते हैं। फिर आते हैं आर से यू यहाँ पे तो +3 करते हैं, मतलब +3 करते हैं, वो भी तिरछे क्रम में। तो उसी प्रकार हम इसको लगाएंगे। जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है, SENIOR ये दिया गया है। इसमें हम क्या करेंगे, +3 लगाएंगे, और +3 लगाने के बाद ये वाला यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ये वाला यहाँ पर होगा, ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, और ये वाला यहाँ पर होगा। इस प्रकार हो जाएगा। तो अगर हम S19 है, 19 में अगर हम +3 जोड़ते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, 19 में अगर हम +3 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो S में अगर हम +3 जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है V हो जाता है। ठीक है, फिर E में +3 जोड़ते हैं, मतलब E5 है, 5 3 8, 8 हमारा H हो जाएगा। N में +3 जोड़ेंगे तो N है 14, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 17 क्यों होता है। I में 9 है, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 जो होता है वो L का होता है। ठीक है, इस प्रकार O दिया गया है 15, 15 3 18, यहाँ पर R हो जाएगा। और इसका R दिया गया है जो कि 18 होता है, 18 3 21, यानी कि U हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, URL आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, उस विकल्प को चुनना है जो तीसरे अक्षर समूह से जो है ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। मतलब कि यहाँ पे जो इसका संबंध है वही अगले वाले से निकालना है। तो अगर हम MNO का संबंध देखते हैं RST से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। ठीक है, ये 13 है, ये 18 है, ये 14 है, ये 19 है, ये 15 है, ये 20 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं +5 हो रहा है, +5 हो रहा है।
तो वही हम अप्लाई कर देंगे। जी एच आई में +5 कर देंगे, जी में +5 करेंगे तो एल आ जाएगा, एच में +5 करेंगे तो एम आएगा, आई में +5 करेंगे तो एन आ जाएगा, तो एल एम एन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में एच ई जी को अगर हम लिखें, एच ई जी को अगर 840 लिखा जाता है और फिर जे एफ डी को 720 लिखा जाता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि उसी कूट भाषा में जे डी के का क्या मतलब होगा। तो एच ई जी, अगर एच ई जी लेते हैं तो एच का होता है प्लेस वैल्यू 8, ई का होता है 5 और जी का होता है 7। अगर हम इन तीनों को गुणा करते हैं तो आता है 280, और 280 में फिर 3 का गुणा करेंगे, चूंकि 3 अक्षर है तो हमारा हो जाता है 840। ठीक है, यही प्रक्रिया दूसरे वाले में अगर निकाल लगाते हैं तो जे का होता है 10 इंटू 4 और डी का होता है इंटू 6, मतलब एफ का 6 होता है, डी का 4 होता है, तो इसको गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 240। ठीक है, 240 में हम क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 720, मतलब 3 अच्छा है, 3 से गुणा। तो इसी प्रकार जे डी के का हम लेंगे, जे का होता है 10 गुणे 4 गुणे 11, और इसको अगर हम गुणा करते हैं तो 440 आ जाता है। 440 में 3 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1320, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 1320, जो कि दिया गया है सी पार्ट में। तो सी पार्ट इसका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में बताना कि अगली संख्या कौन सी है। 68 दिया गया है, 62 दिया गया है, 50 है, 32 है, फिर 8 है, मतलब घट रहा है, -22 हो गया। इसके बाद अगला बताना है कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे घट रहा है, यानी कि अगर 68 से 62 आएंगे तो देखिए 6 हो रहा है। ठीक है, 62 से 50 आएंगे तो 12 घटेगा, फिर 50 में से 32 जाएगा तो 18 बचेगा, 32 में से 8 जाएगा तो जो है कितना बचेगा, 24, 8 32। ठीक है, 24 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर -22 लाना तो हम 8 में कितना जोड़ देंगे, 30 जोड़ेंगे। ठीक है, 30 घटाएंगे 8 में तो -22 आ जाएगा। तो इसी प्रकार अगर हम -22 में 36 माइनस जोड़ते हैं या प्लस करते हैं, 36 घटाएंगे इसी में से, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये कैसे आएगा 36। अब 36 देखिए यहाँ पर आएगा, 6 से अगर 12 जाएंगे तो 6 जोड़ेंगे, फिर 6 3 18, मतलब 6 और जुड़ गया, फिर 6 जोड़ गया 24, 6 पंचे 30, और इसके बाद 6 का हक 36। तो यानी कि 36 हम 22 में जोड़ेंगे तो 22 में 36 अगर जोड़ते हैं तो हमारा आ जाता है -58। ठीक है, -58 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सी पार्ट इसका राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है 35 निश्चित कूट भाषा में एस एन ओ डब्ल्यू को हम 21 16 17 25 लिखते हैं, और आर आई डी ई को अगर 20 11 6 और 7 लिखते हैं, तो टी ए पी को उसी कूट भाषा में कैसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब अगर हम देखें यहाँ पे तो देखिए एस का होता है 19 प्लेस वैल्यू इसका 14 होता है, इसका 15 होता है, डब्ल्यू का होता है 23। तो 19 से 21 यहाँ पे किया गया है, माने 2 जोड़ा गया है, फिर 14 से 16 किया गया है, यानी कि यहाँ पर भी +2 किया गया है, 15 से 17 किया गया तो यहाँ पर भी +2 किया गया है, और इसके बाद 23 से 25 किया गया तो यहाँ पर भी +2, मतलब कि जो प्लेस वैल्यू उसमें +2 किया गया है। आगे भी देख लेते हैं, आर का 18, आई का 9, डी 4, ई 5। तो यहाँ पे देखते हैं 18 से 20 हुआ यानी कि +2, फिर 9 से 11 हुआ +2, फिर ये 6 है 4 है तो +2, 5 से 7 हुआ प्लस, मतलब +2 करके लिख दिया गया। तो हम वही करेंगे, प्लेस वैल्यू में +2 करेंगे। ये 20 होता है 1, पी का होता है 16, ई 5, यहाँ पे +2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22, ये होगा 2 1 3, और ये जाएगा 16 2 18, और ये हो जाएगा 2 5 7। तो इस प्रकार हमारा ये आंसर प्राप्त हो जाएगा 22 3 18 7, 22 3 18 7, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 36 नंबर क्वेश्चन है, उसमें हमें बताना है कि निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 55 है, 42 है, 31 है, 22 है, 15 है और 10 है। और इस प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, बताना है। तो 55 से 42 31 22 15 10, यानी कि घट रही है संख्या।
तो हम घटाते हैं क्या, 55 में अगर हम 13 घटाएंगे तो 42 आ जाएगा, 42 में अगर हम 11 घटाते हैं तो 31 आ जाता है, 31 में 9 घटाते हैं तो 22, 22 में अगर हम 7 घटाएं तो 15, 15 में से अगर 5 घटाएं तो 10। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं घटाई जा रही हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं आपको घटाए 13, 11, 9, 7 और 5, और वही क्रम में घटाया जा रहा है। तो 5 के बाद अब जो अगली संख्या आएगी अभाज्य वो 3 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 10 में 3 घटा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 7। इस क्रम में आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन। दिया गया है कि 435 का संबंध जिस प्रकार 87 से होगा उसी प्रकार हमें 285 का संबंध वाला निकालना है। तो 435 का संबंध अगर हम बात करेंगे, 435 को 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 अट्ठे 40, 3 5 सत्ते 35, तो इस प्रकार 87 आ जा रहा है। तो हम इस 285 को भी 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 हम 25, 3 5 हम 25, 55, 3 35, 5 सत्ते 35, 57। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, दो कारें एक उभयनिष्ठ बिंदु से शुरू होती हैं और उभयनिष्ठ मतलब कॉमन बिंदु से, और फिर पहली कार उत्तर की ओर 10 किलोमीटर जाती है और दूसरी बाएं मुड़ती है, आगे 8 किलोमीटर जाती है। दूसरी कार 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर तरफ जाती है। और इस प्रकार हमें बताना है कि कारों के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, कारों के बीच की दूरी क्या है। तो मान लेते हैं दोनों कारें इस बिंदु से चलती हैं, इस बिंदु से चलेगी, उत्तर की ओर जाएगी। पहली कार 10 किलोमीटर जाती है और वो बी बिंदु पर पहुंच गई, और ओ बिंदु से फिर दूसरी कार चलती है। फिर इसको चला ही लेते हैं, पहली बार उत्तर की ओर 10 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ती है, यहाँ से बाएं मुड़ेगी और 8 किलोमीटर जाएगी। तो 8 किलोमीटर इस तरीके से हो जाएगा, 8 किलोमीटर जाती है। अब दूसरी कार 5 किलोमीटर उसी बिंदु से जाती है तो किधर, दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण की तरफ ये 5 किलोमीटर दूसरी कार मान लेते हैं गई और ये ए बिंदु पर पहुंच गई। ठीक है, दूसरी कार कहाँ से गई, 5 किलोमीटर गई, ए बिंदु पर पहुंच गई। अब दक्षिण की तरफ जाती है और दाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर यात्रा करती है। अब इसका दाएं भी इधर ही मुड़ेगा, 8 किलोमीटर इधर चले जाएगी। अब कह रहा है कि उन कारों के बीच की दूरी बताना है। मतलब कि हम अगर इसको मान लेते हैं डी और इसको मान लेते हैं सी, तो सी डी की बेसिकली हमें दूरी बताना है इन कारों के बीच, क्योंकि ये पहली कार यहाँ पर है, दूसरी कार यहाँ पर है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे पैरेलल गई है, पैरेलल मुड़ी है, तो यानी कि बी ए बी की दूरी कितनी हो जाएगी, 10 और 5 15 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो यहाँ पर भी यही 15 होगी, 90 डिग्री पर मुड़ी है, तो 15 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। दिया गया है कि एम एन ने कहा कि आप मेरी बेटी के पिता के माँ के बेटे हो। एन एम से कैसे संबंधित है, अगर एक महिला एम है, एम क्या है, एक महिला है। तो एम ने एन से कहा, एन से क्या कहा, ये एम हो गया, ये एन हो। एम ने एन से कहा कि आप मेरी बेटी के, मतलब किसकी बेटी, एम की बेटी। तो एम की बेटी इधर हो गई, एम की बेटी इधर हो गई। आप मेरी बेटी के पिता, अब पिता इधर हो गए। ठीक है, पिता इधर हो गए, पिता के माँ, पिता की माँ, माँ इधर हो गई। ठीक है, माँ के बेटे हो, कौन है, एन है। एन कौन है, बेटा हो। ठीक है, एन कौन है, बेटा है। तो एन एम से कैसे संबंधित है, तो देखिए ये हो गए पिता। ठीक है, ए हो गए पिता और एम एक महिला है। एम क्या है, एक महिला है। तो अगर ये पिता है और माँ का बेटा है, ठीक है, और ये बेटी हो गई, तो ये बेटी हो गई और ये बेटी एम की भी है। तो एम की भी बेटी है, तो पिता क्या हो जाएगा इसका, एम, एम जो हो जाएगी इसकी पत्नी हो जाएगी। और जब एम पत्नी हो जाएगी तो पिता की माँ का बेटा। ठीक है, ये उल्टा बन गया। अगर हम इसको यहाँ पे दिखाएं सीढ़ीदार, इस तरीके से एन है और ये क्या है, बेटा है। ठीक है, इस तरीके से एन है और ये बेटा है, और माँ जो है, माँ जो है यहाँ पर है। ठीक है, एक मिनट, माँ यहाँ पर है। ठीक है, और ये एन इसका बेटा है, ये कहा गया है।
अब यहाँ से आप देखिएगा, अब यहाँ से देखिए, जब ये माँ का बेटा है, इसका भी माँ है, तो पिता और एन ये दोनों क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे। तो एन एम के पति का क्या है, भाई है। एन कौन है, एम के पति का भाई है। तो यहाँ से आप कंफर्म कर रहे हैं कि एन जो है क्या है, एम के पति का भाई है। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। दी गई आकृति है, इसमें आकृति को बताना कि ये आकृति किसमें बनी हुई है। तो ये आकृति अगर आप क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं तो बी में ये आकृति बनी हुई है। ठीक है, बी में क्या बनी हुई है, ये आकृति बनी हुई है। इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं, ये ठीक है। यहाँ से चलेंगे तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये आकृति बनी हुई निकल रही है। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, बताना है कि अंड विज्ञान जिस प्रकार अंडे से संबंधित उसी प्रकार कवक विज्ञान से क्या संबंधित है। तो अंड विज्ञान के अंतर्गत अंडों का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार कवक विज्ञान के अंतर्गत कवकों का अध्ययन करते हैं। बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे बताना हमें कि इस जगह पे चित्र कौन सा आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे। तो पहले एरो ऐसे हुआ, फिर इस तरीके से हुआ, फिर इस तरीके से हुआ, अब इस तरीके से होगा। यानी कि 42 में अगर हम देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। चलिए 42 के बाद 43 नंबर बताना है क्वेश्चन, जिस प्रकार संबंधित उसी प्रकार दूसरा संबंधित है और दूसरे वाले को हमें अक्षर समूह से बताना। जैसे कि डी एम के का संबंध ई एन जे से है। ठीक है, तो देखिए डी एम के से अगर हम बात करेंगे, डी से ई जाते हैं तो +1, एम से एन जाते हैं +1, के से जे जाते हैं +1, यहाँ पे -1 हो गया है। ठीक है, के से जे आएंगे -1। तो यही चीज़ें हम उसमें अप्लाई कर देंगे। क्यू ओ सी में, क्यू में +1 करेंगे तो हो जाएगा आर, ओ में +1 करेंगे तो पी, एम एन ओ पी, और सी है, सी में हम क्या करेंगे, -1 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो आर पी बी इसका राइट आंसर है, आर पी बी जो कि दिया गया ए पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 44, एक क्यूब पर एक फलक को यादृच्छिक रूप से, यादृच्छिक मतलब कि रैंडमली, ठीक है, ऐसे ही लिया गया, किसी कोई स्पेसिफिक उस पर कुछ ऐसे करके नहीं लिया गया है। नीले रंग का है, इसके सन्निकट, इसके अगल बगल सभी फलक जो हैं हरे रंग के हैं। नीले रंग वाले फलक का विपरीत फलक भूरे रंग का है। ठीक है, नीला का विपरीत क्या है, भूरा है। और हरे रंग के कितने फलक हैं ये बताना। तो देखिए घन का एक फलक नीला रंग है। अब नीले रंग वाली फलक की सन्निकट जो फलकें 4 होंगी। ठीक है, और तथा सभी फलकें जो है कितने हैं, हरे रंग का है। सभी फलकें कितनी हैं, नीले रंग के बगल में 4 फलक होंगी और चारों कौन से रंग का है, हरा रंग का है, क्वेश्चन में कहा गया है। और 6 फलकों में, घन की 6 फलकों में से बची हुई एक फलक का रंग जो है भूरा दिया गया है, जो कि नीला का विपरीत है। क्योंकि ये नीले रंग वाले फलक का विपरीत है, अतः स्पष्ट है कि हरा रंग जो है इसका फलक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 इसका राइट आंसर है, जो कि ए पार्ट में दिया गया। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया निश्चित कूट भाषा में WORLD को 5 लिखा जाता है, UPDAT को क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं। तो हम GLO मतलब जो क्वेश्चन दिया गया ग्लोबली, इसको हम क्या लिखेंगे इसी कूट भाषा में। तो देखिए वर्ड को 5 लिखेंगे कैसे, वर्ड में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 होते हैं। अपडेट में 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गए। तो इसी प्रकार हम इसमें GLOBALLY, इसमें कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा। इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट, राइट आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न होगा आपके जीएस से। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सड़कों को उनकी क्षमता के अनुसार कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो उनको वर्गीकृत किया गया 6 प्रकार में। पहला है एक्सप्रेस वे, दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग, तीसरा राज्य राजमार्ग, चौथा है जिला सड़कें, पांचवा है शहरी सड़कें और छठवां है ग्रामीण सड़कें। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से क्या पश्चिमी घाट का एक हिस्सा नहीं है इनमें से। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ
नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ, तीनों हैं, लेकिन महादेव की पहाड़ियाँ इससे हिस्सा नहीं है। ठीक है। पश्चिमी घाट को वनस्पति और जीवों को समृद्ध और ऋतु संयोजन के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। किसानों के भंडारण रसद को सुलभ बनाने तथा उनकी उपज हेतु उचित मूल्य सुनिश्चित करने की दिशा में हाल ही में इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? ठीक है, कौन सा प्लेटफॉर्म इनमें से लॉन्च किया गया है? उस प्लेटफॉर्म का नाम है ई किसान उपज निधि। 6 मार्च 2024 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो देखिए, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, ये चारों जो दिए गए हैं, अगर देखा जाए तो इन सभी से जो है सीमा साझा करता है। बांग्लादेश सिक्किम राज्य से सीमा साझा नहीं करता। ठीक है, सिक्किम राज्य से, जबकि नहीं दिए तो ई पार्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य का अर्थ क्या होता है? तो चैत्य का अर्थ होता है प्रार्थना कक्ष। प्रार्थना कक्ष को क्या कहते हैं? चैत्य कहते हैं। ठीक है, चैत्र कहते हैं। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। समुद्र लक्ष्मण संयुक्त नौसेना अभ्यास का आयोजन इनमें से किन दो देशों के मध्य हाल ही में किया गया? तो इसको किया गया भारत और मलेशिया के मध्य। आंसर सी ऑप्शन राइट है। जीएसटी बिल में कितने टैक्स स्लैब जो है वर्गीकृत हैं? तो टोटल 4 टैक्स स्लैब वर्गीकृत हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। झिझिया बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे पौराणिक शहर मिथिला में किया जाता है। यह नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। संपूर्ण नवरात्रि में 9 रातों के त्यौहार ये किस देवी के 3 रूपों को पूजा करने के लिए मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती के देवी के पूजा करने के लिए। तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 55 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 में किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो है पारित किया था? तो ये पारित जो हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो टोटल 11 है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57 है, मुद्रा में एम का अर्थ क्या है? तो मुद्रा में एम का अर्थ होता है माइक्रो। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड इसका पूरा नाम। इस मुद्रा योजना की शुरुआत मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को किया था। कहाँ से? नई दिल्ली से किया था। किसी व्यक्ति को भारत के उपराष्ट्रपति बनने योग्य होने के लिए उसकी न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु का प्रावधान उसको 35 वर्ष होना चाहिए। आंसर इसका हो जाएगा बी, ए पार्ट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी परत पृथ्वी की वायुमंडलीय परतों में से एक नहीं है? तो देखिए, अगर हम बात करें तो सभी वायुमंडलीय परत में से आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से अगर देखा जाए तो ई पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें दिया गया था पद्म विभूषण। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज को 1986 में सम्मानित किया गया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं गर्भ। क्या कहते हैं? गर्भ कहते हैं। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किसने जैव विकास की अवधारणा को अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया है? तो ये दिया गया है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 62 का सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 63 की बात करेंगे तो नई दिल्ली में मानेकशॉ सेंटर में हाल ही में डेफ कनेक्ट 2024 का आयोजन किया गया था। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला था रक्षा उत्पादन में स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देना, दूसरा है रक्षा निर्यात में बढ़ोतरी करना, तीसरा है रक्षा आयात में कमी करना। अब इनमें से कौन कौन सा सही है? तो इसमें केवल एक सही है। ठीक है, जो मानेकशॉ सेंटर में डेफ कनेक्ट 2024 का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, उसका मुख्य उद्देश्य था रक्षा उत्पादन में स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, गुर्जर, प्रतिहार, राजपूत और पाल वंश के शासक किसके ऊपर नियंत्रण को लेकर सदियों तक आपस में लड़ते रहे? तो ये तीनों चारों जो है वंश कन्नौज पर नियंत्रण को लेकर जो है
लड़ते रहते थे, तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, कन्नौज। निम्नलिखित में से कौन सी देवी उड़ीसा के पूरी रथ यात्रा उत्सव से संबंधित नहीं है? इनमें से तो वो है भगवान शिव, जो संबंधित है, बाकी भगवान बलभद्र, जगन्नाथ और देवी सुभद्रा से भी संबंधित है। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, अब कंप्यूटर से क्वेश्चन देखेंगे। पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस देश में विकसित किया गया था? तो यह विकसित हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में, डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भाषा को कंप्यूटर शब्द, किस भाषा से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो ये हुआ है लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से उत्पत्ति। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे लैटिन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो उनका नाम था एलन एम ट्यूरिंग। क्या नाम था? एलन एम ट्यूरिंग। कंप्यूटर का जनक किसके मानते हैं? तो चार्ल्स बेबेज हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के संबंध में एबीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो एबीसी का फुल फॉर्म है एटनॉस ऑफ बेरी कंप्यूटर। ठीक है, एटनॉस ऑफ बेरी कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म बनता है। 1939 सन 1939 में जॉन एटनॉसऑफ और क्लेफोर्ड बेरी नामक वैज्ञानिकों ने मिलकर संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया था। उन्हीं के नाम पर एबीसी कंप्यूटर नाम दिया गया था। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला डिजिटल कंप्यूटर की अगर बात करेंगे तो ये वो हो HEC2M था, जिसका निर्माण ब्रिटेन ने किया था। किसने किया था इसका निर्माण? ब्रिटेन ने किया था। और यह है कंप्यूटर को आयात करके कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान में स्थापित किया गया था। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इसकी परपथ के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल सर्वप्रथम पहली पीढ़ी में किया गया था। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी पीढ़ी में सेमीकंडक्टर लगाई गई, तीसरी पीढ़ी में सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर लगाया गया, तीसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर की जगह पर इंटीग्रेटेड चिप का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। इनिएक इडबैक, ये दोनों जो है किस पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं? ठीक है, ये कंप्यूटर के नाम है। तो ये इनिएक हो गया, इडबैक हो गया, एडसैक हो गया, ये सभी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या है? डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी? तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में प्रथनक यानी कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांजिस्टर। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दूसरी पीढ़ी यानी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था? तो वो था ट्रांजिस्टर। ठीक है, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ट्रांजिस्टर। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथी में माइक्रो प्रोसेसर। तो याद रखिएगा, पहली में वैक्यूम ट्यूब। इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम किस में प्रयोग किए गए थे? तो ये तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपण संभव हो चुका है, ये निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से संभव हो सका है? तो ये इसमें जो है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का इस्तेमाल किया गया, जिससे अगर हम बात करें तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर लाखों उपकरण लगाए जा सकते थे। इससे क्या हुआ? कंप्यूटर आकार में अन्य की तुलना में छोटा होता गया। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट। कंप्यूटर के लिए आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः किसका बना होता है? तो ये बना होता है सिलिकॉन का। किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है, मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है? तो मॉडेम का फुल फॉर्म बनता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80। कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, वो क्या कहलाता है? तो उसको हम कहेंगे चिप। क्या कहेंगे? चिप कहते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब यूपी स्पेशल क्वेश्चन देखेंगे। ब्लैक पॉटरी जो है निम्नलिखित में से जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी कि जीआई उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है बताना। ठीक है, ब्लैक पॉटरी के लिए किसको जीआई टैग दिया गया है, किस स्थान को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है जो आजमगढ़ जिला में एक स्थान है जिसका नाम है निजामाबाद या निजामाबाद को काली मिट्टी के बर्तन यानी ब्लैक पॉटरी को लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। निजामाबाद ब्लैक पॉटरी के लिए जो है विश्व प्रसिद्ध है, जो कि आजमगढ़ में पड़ता है। ठीक है, तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि इस
प्रदेश के अनेक उत्खंडित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। दूसरा है प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। इनमें से बताना है सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर की बात करेंगे तो सिर्फ एक कथन ही सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लौरा देव की, जो कि संत कबीर नगर में पड़ता है, तो वहां से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तथा आलमगीर के पास कपास की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और जो कि इसमें अन्न में जौ और धान ये सभी दिया गया था, इसलिए गलत था। तो कथन 2 इसलिए गलत है क्योंकि गेहूं और जौ जो है प्राचीनतम कृषि अनाज है। आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। उत्तर प्रदेश में इसका गठन किया गया था अप्रैल 2017 में। कब किया गया था, अप्रैल 2017 में। आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जनपदों में से किस में साक्षरता दर सबसे कम है। साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाएगा तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला जो था वो श्रावस्ती था। यहाँ पे साक्षर दर की बात करेंगे तो 46.7% है। क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया है कि निम्नलिखित में से बताना किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है। मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन होता है प्रतिवर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मथुरा के गोवर्धन में किया जाता है। कहाँ पर, मथुरा के गोवर्धन नामक स्थान पर। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 86 नंबर में मिलाना हमें जिला और उत्पाद। अलीगढ़ में क्या बनते हैं, तो अलीगढ़ के ताले विश्व प्रसिद्ध हैं। ठीक है, फिरोजाबाद की अगर हम बात करेंगे तो चूड़ियाँ विश्व प्रसिद्ध हैं। मुरादाबाद में पीतल के बर्तन का निर्माण किया था। टांडा में विद्युत करघा के उत्पाद बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे ये मिलान हो जाएगा। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो 4 कृषि निर्यात जोन है, जिसमें आलू निर्यात जोन जो है वो आगरा में है। कहाँ पर है, आगरा में। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा इनमें से। 87 के बाद 88, उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली का नाम क्या है, तो वो है, इनमें से अगर देखा जाएगा तो ई पार्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि विशिष्ट जो नृत्य शैली है, शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का, वो है कथक। क्या है, कथक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। कथकली जो दिया गया है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कथक नहीं है। चलिए, आला एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है, तो आला एक लोकप्रिय संगीत जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है, तो लगभग 85% योगदान है। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र का नाम बताना है, तो चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र है आगरा और कानपुर। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का गठन कब हुआ, तो प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का गठन हुआ 1972 में। आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं, तो टोटल केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है इसमें 6 हैं। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। यहाँ से तो सुरिनसर मानसर झीलें जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक है, ये कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। बाकी सभी उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है झील और स्थान दिया गया। सौज झील मैनपुरी में है क्या, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, शेखा झील अलीगढ़ में है। बकीरा झील संत कबीर नगर। सरसई झील आगरा दिया गया, जो कि गलत है। सरसई झील जो है इटावा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, इटावा में। तो यही आंसर हो जाएगा। राई लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, तो राई लोक नृत्य जो है बुंदेलखंड क्षेत्रों में होता है। तो आंसर यहाँ पे बी डी ऑप्शन हो जाएगा, बुंदेलखंड। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो राज्य पर्यटन दिवस की बात करें तो हर वर्ष 14 फरवरी को मनाते हैं। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का राज्य कर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है, तो चर्म विकास और विपणन निगम लिमिटेड की स्थापना आगरा में ये की गई थी। कब किया गया था, 1974 में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों और उद्योग लगाने में सहायता करता है, तो वो है जो है उद्योग बंधु। उद्योग बंधु की स्थापना वर्ष 1981 में किया गया था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और आज का वीडियो यहाँ पर एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।